मीत अर्चित के साथ एक गाड़ी में थी। अर्चित उसे एक मीटिंग के लिए अपने साथ लेकर आया था। सर, आपने बताया था मीटिंग केयर हॉस्पिटल में है, लेकिन ये रास्ता तो केयर हॉस्पिटल को नहीं जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? मीत ने रास्ते को देखकर सवाल किया। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ जाना सबसे ज़रूरी है, अर्चित ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मीत सवालिया नज़रों से अर्चित की ओर देखा। मैंने आपसे झूठ बोला था। अब मीटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम किसी और काम से आए हैं। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। कहते हुए अर्चित ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और मीत हैरानी से उसे देखने लगी। किसी और काम से? मीत ने सवालिया नजरों से देखा। अरे थोड़ा सब्र रखिए, पता चल जाएगा। अर्चित ने मीत की बात का गोल गोल जवाब दिया। गाड़ी अपनी स्पीड से एक शॉप के आगे रुकी। उस पर लिखा था शहनाई। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मीत ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ज़रूरी काम है, गाड़ी से उतरते हुए अर्चित ने जवाब दिया। सर, आप मुझे क्यों लेकर आए? मीत को थोड़ा गुस्सा आने लगा था। 2 मिनट, आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। पहले चलिए अंदर मेरे साथ। अर्चित ने कार का दरवाजा खोलते हुए जवाब दिया। मन में उलझन लेकर मीत अर्चित के साथ शॉप के अंदर पहुंची। अर्चित मीत को साड़ियों के सेक्शन में ले गया। सर, आप साड़ी खरीदने आए हैं? मीत ने सवाल पूछा। हाँ जी, मैं यहाँ साड़ी खरीदने आया हूँ। एक्चुअली मेरी माँ का जन्मदिन है और मैं उन्हें यहाँ से कोई अच्छा गिफ्ट भेजना चाहता था। तो मुझे पता चला कि इस दुकान पर शहर की सबसे अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं। अब मुझे साड़ियों की समझ है नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया ताकि आप एक अच्छी सी साड़ी मेरी माँ के लिए पसंद कर दें। अर्चित ने हंसते हुए कहा। सर, आपको बताना चाहिए था, मीत ने झिझकते हुए कहा। अगर मैं बता देता तो आप आती? प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरा यहाँ कोई जान पहचान का है नहीं और आपके अलावा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए थोड़ा बहाना बनाकर ले आया। अर्चित ने कान पर हाथ रखते हुए कहा। अरे सर, बता देते। मीत ने गहरी सांस ली। अब आ गई हो तो दिलवा दो, अर्चित ने आगे बढ़ते हुए कहा और सेल्समैन से साड़ी दिखाने को कहा। अर्चित और मीत दोनों साड़ी देखने लगे। ठीक उसी समय समर्थ भी युग के साथ वहां आ पहुंचा। यह साड़ी काफ़ी अच्छी है, मीत ने लेवेंडर रंग की साड़ी पसंद करते हुए कहा। मेरी माँ का रंग बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अगर यह साड़ी तुम पर अच्छी लगेगी तो उन पर भी अच्छी लगेगी। अर्चित ने साड़ी मीत के कंधे पर रख दी और देखने लगा। ठीक उसी समय समर्थ की निगाह मीत और अर्चित पर गई। समर्थ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने युग से कहा, क्या वह मीत है? हाँ, लेकिन युग ने हैरानी से मीत को देखा। हॉस्पिटल में तो बताया था कि मीत किसी जरूरी मीटिंग के लिए गई है, लेकिन ये तो यहाँ पर है अर्चित के साथ। समर्थ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अर्चित मीत के कंधे पर साड़ी रख रहा था और आईने में उसे दिखा रहा था। दोनों को इस तरह साथ देख समर्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके इस गुस्से को युग ने भांप लिया। हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं। युग समर्थ को वहां से ले जाने लगा। नहीं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी साड़ियाँ मिल रही हैं, तुम ही चलो, मैं बाहर गाड़ी में वेट करता हूँ। समर्थ अर्चित और मीत को लगातार घूरे जा रहा था। लेकिन मुझे साड़ी नहीं लेनी है, मुझे शेरवानी लेनी है। हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में चलते हैं। समर्थ का गुस्सा देखते हुए युग उसे बहाने से ऊपर की ओर ले गया। जितनी देर भी समर्थ वहां रहा, उसके चेहरे पर गुस्सा ही बना रहा। वह बार बार बहाने से नीचे की ओर देखने की कोशिश करता। अर्चित और मीत कहाँ पर है? थोड़ी देर में उसकी निगाह अर्चित और मीत पर गई। वो लोग दुकान से बाहर ही निकल रहे थे। वह तुरंत उन दोनों के पीछे आया। उसने देखा अर्चित ने 2 बैग पकड़ रखे हैं और मीत उसकी गाड़ी में बैठ रही है। मीत के चेहरे पर भी मुस्कान थी। यह देखकर समर्थ ने अपना मुक्का शीशे पर दे मारा। मैं ही बेवकूफ़ था जो ये सोचता रहा कि वो मुझे याद कर रही होगी। पता नहीं किस हाल में होगी, लेकिन तुम तो काफ़ी खुश हो, शॉपिंग कर रही हो। इतनी जल्दी भुला दिया मित्र को। समर्थ गुस्से में सुलग रहा था। इतनी देर में युग वहां पर आ गया। मैं वहां अकेला खड़ा, तू यहाँ नीचे क्या कर रहा है? मैं तुझे मेरी शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया था या ताक झाक करने के लिए? युग ने मीत और अर्चित को देखते हुए कहा। तुझे अच्छा लग रहा है, ले ले और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल। समर चिढ़ता हुआ बोला। अभी इतना चिढ़ क्यों रहा है? तू गाड़ी निकाल, मैं बिल पे करके आता हूँ, युग ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ देर बाद युग सामान लेकर नीचे आ गया। वह दोनों गाड़ी में बैठ गए, लेकिन समर्थ के मुंह पर अभी भी गुस्सा था। युग ने गाना बजाया तो समर्थ चिल्ला उठा।
बंद कर गाना, बिना म्यूजिक के गाड़ी नहीं चला सकता है। समर्थ की आवाज में झल्लाहट साफ झलक रही थी। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहा है? युग भी इस आवाज में बोला। मैं किसका गुस्सा निकाल रहा हूँ? समर्थ अभी चिढ़ रहा था और उसकी आंखों में बार बार वही सीन आ रहा था जब अर्चित मीत के कंधे पर साड़ी रख रहा था। मुझे पता है उन दोनों को एक साथ देखकर तेरा खून खौल गया है। मुझे कोई मतलब नहीं है मीत किसी के साथ घूमे, शॉपिंग करे, हंसे गाए मुस्कुराए, नाचे, मुझे कोई मतलब नहीं है। समर्थ ने दांत पीसते हुए कहा। और मतलब होना भी नहीं चाहिए। अरे भाई उसकी जिंदगी है, उसे जिसके साथ खुशी मिले उसे खुश रहने दे। अगर अर्चित के साथ उसे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, और तू भी तो यही चाहता था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। युग ने हंसते हुए कहा। अभी 15 दिन नहीं हुए मुझे और इनको एक नया दोस्त मिल गया, वह भी अर्चित। एक नंबर का करेक्टर लेस लड़कीबाज। इसको अकल ही नहीं है दोस्त बनाने की। किसी पे कभी भी भरोसा कर लेती है। और तो और झूठ बोलकर यहाँ आ गई, मीटिंग का बोलकर उसके साथ शॉपिंग करने चली आई। समर्थ की चिढ़ बढ़ती जा रही थी। तुम अपना गुस्सा शांत रखो, ये मीत की अपनी जिंदगी है। अगर तुम उसे प्यार नहीं दे सकते हो और अगर वही प्यार कोई और उसे दे रहा है तो तुम्हें ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। पर वैसे भी राघवेंद्र अंकल को भी अर्चित बहुत पसंद है। ऐसे में वह दोनों जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाएगी। वैसे दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। युग ने समर्थ को चिढ़ाते हुए कहा। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। समर्थ ने अचानक कहा। अरे पागल है क्या? ऐसे बीच रास्ते में कहाँ उतरना है? युग ने उसे डांटा। मैंने कहा ना गाड़ी रोको, मुझे अभी उतरना है। समर्थ चिल्लाया। पागल हो गया है? ऐसे उतर कर कहाँ जाएगा? युग गाड़ी चलाते हुए कहा। मैंने कहा ना गाड़ी रोक मतलब रोक। मुझे अभी इसी वक्त मीत से मिलना है, उससे बात करनी है। गाड़ी यहाँ रोक या सीधा हॉस्पिटल जाकर रोक। समर्थ ने गुस्से में कहा। शॉपिंग से लौटने के बाद मीत अपने केबिन में बैठी थी और नंदिता उस पर नाराज हो रही थी। तुमने तो कहा कि तुम मीटिंग के लिए जा रही हो और तुम शॉपिंग करने चली गई, वह भी अर्चित के साथ। नंदिता गुस्से में बोली। अरे बाबा, सर ने मुझसे कहा था कि वह मीटिंग के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अपनी माँ के लिए साड़ी लेने के लिए ले गए। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मीत ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ हो। पता नहीं इतना पढ़ लिख कर न्यूट्रिशियन कैसे बन गई। नंदिता ने गुस्से में कहा। अरे इसमें मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी? मुझे क्या पता था कि वह मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? मुझे क्या सपने थोड़ी ना आ रहे थे? मीत ने झल्लाकर कहा। तुम्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा था कि उससे थोड़ा बच के रहे। नंदिता उस पर बराबर गुस्सा कर रही थी। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि प्यून वहां आ गया। मैम, ये पैकेट अर्चित सर ने भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि आप गाड़ी में भूल आई थी। प्यून ने एक पैकेट मीत को दिया और बाहर चला गया। अब तुम क्या उसकी गाड़ी में भूल आई थी? नंदिता ने उसे आंखें दिखाई। मुझे नहीं पता मैं क्या भूल आई थी। खोल कर देखती हूँ। मीत ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें वही साड़ी थी जो अर्चित ने अपनी माँ के लिए खरीदी थी। साड़ी? नंदिता ने हैरानी से कहा। यह साड़ी तो सर ने अपनी माँ के लिए ली थी, मुझे क्यों भिजवा रहे हैं? मीत असमंजस में थी। जाकर पूछ कर आओ उससे। आज साड़ी भिजवा रहा है, कल लहंगा भिजवाएगा। नंदिता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। नंदिता, तू शुरू मत हो जा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तू यहीं रुक, मैं सर से बात करती हूँ। मीत भी थोड़े गुस्से में आ गई थी। उसने पैकेट उठाया और सीधा अर्चित के केबिन की ओर चल पड़ी। उधर समर्थ के नाराज होने पर युग ने गाड़ी सीधा हॉस्पिटल के आगे रोक दी। मेरी बात सुन, समझ, कोई ड्रामा मत करना। तेरा मीत पर कोई अधिकार नहीं है। अगर अर्चित के साथ घूम रही है तो तुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। युग ने उसे समझाया। दोस्त है वह मेरी, और मैं उसे ऐसे किसी गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता, और मेरा उस पर पहला और पूरा अधिकार है। समर्थ ने गुस्से में युग को उंगली दिखाते हुए कहा। समर्थ, मेरी बात सुन। समर्थ का गुस्सा देखते हुए युग ने उसे शांत करने की कोशिश की, मगर समर्थ तेजी से गाड़ी से उतरा, दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। हे भगवान, अब यह कोई नया ड्रामा शुरू ना कर दे। मैं तो उसका प्यार जगाने के लिए उसे चढ़ा रहा था, मगर यह तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया। आज तो लगता है अर्चित की सामत आने वाली है। समर्थ का गुस्सा देखते हुए युग को डर लगने लगा था। समर्थ सीधा रिसेप्शन में गया। वहां उसने मीत के बारे में पूछा
और सीधा उसके केबिन में गया। वहाँ मीत नहीं थी, वहाँ केवल नंदिता थी। मीत कहाँ है? समर्थ ने गुस्से में पूछा। समर्थ, तुम यहाँ? नंदिता ने उसे हैरानी से देखा। मैंने कहा मीत कहाँ है? मुझे अभी और इसी वक्त उससे मिलना है। समर्थ ने अपना सवाल दोहराया। तुम तो बहुत दिन बाद आए हो और इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? नंदिता ने सवाल किया। नंदिता, मुझे सिर्फ इतना बताओ, वह इस वक्त मीत कहाँ है? समर्थ ने गुस्सा दबाते हुए पूछा। मीत, वो मीत? नंदिता आगे कुछ ना बोल सकी। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि मीत वह कहाँ है। कहते हुए समर्थ गुस्से में केबिन से निकला और सीधा अर्चित की केबिन की ओर चल पड़ा, जहाँ मीत पहले से ही मौजूद थी। सर, यह साड़ी तो आपने अपनी माँ के लिए ली थी, फिर मुझे क्यों भिजवाई? मीत ने साड़ी टेबल पर रखते हुए कहा। मैंने माँ को फोटो भेजी थी, उन्हें बहुत पसंद आई, इसलिए वह साड़ी मैंने तुम्हें दे दी। अर्चित मुस्कुराया। अगर माँ को साड़ी पसंद आई तो आपने मुझे क्यों दे दी? मीत ने सवाल किया। मैंने साड़ी की नहीं, तुम्हारी फोटो भेजी थी, अर्चित ने खड़े होकर कहा। तो मीत हैरान रह गई। मेरी फोटो क्यों भेजी आपने? मीत ने सवाल किया। तुम नहीं जानती कि माँ को फोटो क्यों भेजी जाती है? अर्चित ने मीत के पास आते हुए कहा। सर, आप किस तरह की बात कर रहे हैं मुझसे? मीत थोड़ा सकचा गई और अर्चित को अपने पास आता देख उसने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। मीत, मैं जो भी कहूँगा उसे ध्यान से सुनना और समझना। अर्चित थोड़ा नर्वस था। सर, आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मीत का मन घबरा रहा था। रिलैक्स, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराओ मत। अगर तुम घबराओगी तो मैं अपने मन की बात कैसे कह पाऊंगा? अर्चित ने अपने कदम रोकते हुए कहा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मीत ने हिचकते हुए पूछा। देखो मीत, घुमा फिराकर बातें करना मुझे नहीं आता है। मैं बिल्कुल साफ साफ तुमसे कहता हूँ। अर्चित ने आगे बढ़ते हुए कहा। जी। मीत थोड़ा पीछे बढ़ी और पीछे हटते वह टेबल से टकराने वाली थी कि अर्चित ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। इसी तरह तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीत। अर्चित ने मीत को संभालते हुए अपने दिल की बात कह दी। यह सुनकर मीत अवाक रह गई और कुछ ना बोल सकी। लेकिन संयोग से समर्थ उसी समय वहां आ गया। उसने सब देख भी लिया और सुन भी लिया। बोलो मीत, क्या जवाब है तुम्हारा? अर्चित ने फिर कहा। तो मीत घबराकर उससे दूर हट गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं आपकी जूनियर हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मीत बाहर जाने लगी तो अर्चित ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीत, प्यार के लिए दो इंसान का होना जरूरी है। अब वह तो क्या है, कैसे हैं, कौन है, यह चीज मायने नहीं रखती है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अर्चित ने कहा तो मीत थोड़ा घबरा गई। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। मीत ने नजर चुराते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो। समर्थ की वजह से ना? अर्चित ने कहा तो मीत चौंक गई। समर्थ? हाँ, तुम्हारे और समर्थ के बीच जो कुछ भी है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानता है और तुम उससे प्यार करती हो। अरे, जानने के बाद भी उसने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया। और ठुकराने की वजह थी सिर्फ तुम्हारी बहन। तुम्हारी वह बहन जिसकी शादी समर्थ के सबसे अच्छे दोस्त युग के साथ हो रही है। अर्चित के मुंह से सारी बातें सुनकर मीत की आंखें फैल गईं। ये सब कुछ आप कैसे जानते हैं? मीत ने हैरानी से पूछा। मैं समर्थ नहीं हूँ मीत कि तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी ना जान पाऊँ, तुम्हारे दिल का हाल ना जान पाऊँ, तुम्हारी आंखें ना पढ़ पाऊँ। मैं अर्चित हूँ। जब मैं तुम दोनों को रेस्टोरेंट में देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम उससे प्यार करती हो। लेकिन उस प्यार का क्या फायदा मीत, जो बदले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आंसू दे। अर्चित उसके बेहद करीब आ गया। आप इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, ये मेरा और समर्थ का आपसी मामला है। मीत ने अर्चित से नजर चुराते हुए कहा। लेकिन वह अपने आंसू नहीं रोक पाई। बिल्कुल, तुम्हारे और समर्थ के मामले पर मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। तुम उससे प्यार करती हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। क्या मुझे तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? अर्चित ने कहा तो मीत ने खुद को संभाला। मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मीत ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। ठीक है मीत, तुम अभी इस बात को समझ नहीं रही हो। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। तुम आराम से खूब सोच समझ कर जवाब देना। मेरी एक बात याद रखना मीत, शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे,
ना कि उससे जिससे तुम प्यार करती हो। तुम्हारे जैसी प्यार करने वाली लड़की को उसके हिस्से का प्यार मिलना चाहिए, और वह मैं तुम्हें दूंगा। अर्चित ने मीत का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अगर आप मुझसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। मीत ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, जिसके लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो वह तो दोस्ती भी नहीं निभा सका, तुम्हें तुम्हारी परेशानियों में अकेला छोड़कर चला गया। मीत, मैं तुम्हारे पापा से बात कर ली है। उनका कहना है कि अगर मीत की हाँ है तो उनकी भी हाँ होगी। अब सब कुछ तुम्हारे जवाब के ऊपर है। तुम आज जवाब देना चाहो तो आज दे सकती हो, या कल, या परसों, या अगले महीने, या अगले साल। मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा और तुम्हारा इंतजार भी करूंगा। लेकिन जल्दीबाजी में मेरे साथ और अपने साथ नाइंसाफी मत कर देना मीत। अर्चित ने बेहद भावुक होकर ये शब्द कहे, इसलिए मीत चुप रह गई। उसने अपना हाथ छुड़ाया और चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई। मीत को बाहर आता देख समर्थ एक और छिप गया। मीत के बाहर जाते ही समर्थ की आंख भर आई। अर्चित सही कह रहा है, तुम्हें प्यार मिलने का पूरा अधिकार है, और वह प्यार मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए हम दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। समर्थ ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। समर्थ बिना मिले गाड़ी में आकर बैठ गया। उसे इतना शांत देख युग चौंक गया। तू इतना आग का गोला बनकर गया था, मुझे लगा था कि आज पूरा हॉस्पिटल जला देगा, मगर तू तो एकदम पानी की तरह बहता हुआ आ रहा है। युग ने समर्थ को शांत देख सवाल किया। तू सही कह रहा था, मेरा मीत के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। समर्थ के इस जवाब से युग समझ गया कि बात नहीं बनी। इस घटना के बाद समर्थ ने खुद को एकदम शांत कर लिया। अब सिर्फ युग की शादी होने का इंतजार कर रहा था। उसने सोच लिया था कि युग की शादी होने के बाद वह यहाँ से चला जाएगा। अब ना वह मीत से मिलने की कोशिश करेगा, ना ही उसकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करेगा। उधर मीत अभी भी समर्थ का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद समर्थ उससे बातचीत करने की कोशिश करेगा। जब उसे पता चला कि समर्थ हॉस्पिटल आया था और उसे बिना मिले ही चला गया, ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन अपने मन को समझाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। समर्थ की चुप्पी को योग बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन समर्थ उससे मीत से जुड़ी कोई भी बात नहीं करना चाहता था। अर्चित ने उसे सिर्फ प्रपोज ही तो किया था। कौन सा मीत ने हाँ बोल दिया? योग ने समर्थ को समझाया। वह बोल देती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है कि मीत ने मेरी वजह से हाँ नहीं बोला। अर्चित जब उसके लिए इतना सीरियस है, मुझे लगता है वह उसे खुश रखेगा। राघवेंद्र अंकल को भी कोई दिक्कत नहीं है। मीत को हाँ बोल देना चाहिए, लेकिन मैं उसके आसपास रहूंगा तो वह कभी भी हाँ नहीं बोलेगी। मीत के अच्छे जीवन के लिए मुझे उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। समर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रहा है तू? युग चिढ़ गया। युग, जो प्यार मैं उसे नहीं दे सकता, अगर वह उसे कोई और दे रहा है तो मैं उसकी राह में रोड़ा नहीं बनना चाहता। मीत को खुश रहने का पूरा अधिकार है, प्यार पाने का पूरा अधिकार है। समर्थ अब खुद को अलग कर रहा था। एक बात पूछूं? युग ने अचानक से कहा। हाँ पूछ, समर्थ ने सहमति दी। पिछले 15 दिनों से जो कुछ भी हुआ, सच सच बताना। और उन 15 दिनों में कभी तुझे उस लड़की का ख्याल आया? कभी भी तुझे अपनी सपनों की शहजादी का ख्याल आया? उसकी याद सताई? उससे मिलने की कसक उठी? या सिर्फ मीत के बारे में ही सोचता रहा? युग के इस सवाल पर समर्थ चुप रह गया। तेरी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है समर्थ। अगर तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना है ना सही, मगर अपने आप को जवाब जरूर देना कि तू सच में चाहता क्या है। प्यार और पसंद में फर्क होता है मेरे भाई। युग ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और युग चुपचाप दूसरी ओर देखने लगा। तमाम उतार चढ़ाव के बीच आज गीत और युग की शादी का दिन आ ही गया। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे थे। गीत बेहद खुशी के साथ तैयार हो रही थी। गुलाबी लहंगे में सजी हुई गीत स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। उसके 16 श्रृंगार पर उसके चेहरे की मुस्कान चार चांद लगा रही थी। गीत के इस बेहद खास दिन पर मीत अपना दर्द भी भूल गई। उसने लेवेंडर कलर का लहंगा पहना था। तमाम साजो श्रृंगार के बाद भी उसकी आंखों में एक उदासी थी जो साफ झलक रही थी। अपनी इस उदासी को उसने अपनी मुस्कान के साथ छुपाने की लाख कोशिश की, मगर फिर भी आम लोगों की पकड़ में आ ही जाती थी। नंदिता भी एक अच्छी सहेली की तरह काम में लगी हुई थी, और मुकुल उसे देखकर मोहित हुए जा रहा था। दोनों में इशारों इशारों में बातें हो रही थीं। नंदिता ने मुकुल के कुर्ते से मिलता जुलता लहंगा पहना था,
जिसे देख मुकुल के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने इशारे से उसकी नज़र उतार ली। नंदिता शर्मा गई। मुकुल बहाने से नंदिता के पास आया। आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। मैं तो कह रहा हूँ मंडप सजा हुआ है, मेहमान भी आए हुए हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। महंगाई के इस दौर में क्यों ना एक ही मंडप में दो शादियां कर दी जाएं। पापा वैसे भी मुझसे बहुत जिद करते हैं शादी की। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुकुल ने नंदिता को छेड़ते हुए कहा। मेरा ख्याल है आप लड़की के भाई हैं, बेहतर होगा आप व्यवस्था में ध्यान दें, क्योंकि अगर किसी ने हम दोनों पर ध्यान दे दिया तो आपकी सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। नंदिता ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा। दोनों आपस में हंसी मजाक कर ही रहे थे कि नंदिता की निगाह अर्चित पर पड़ी। उसे देखते ही नंदिता मुकुल से दूर हो गई। क्या हुआ? मुकुल ने पूछा। ससुर जी इधर ही आ रहे हैं, कहते हुए नंदिता मुकुल से दूर हटकर चली गई। ये देखकर अर्चित हंसने लगा। इन सभी हंसी मजाक के बीच बारात का आगमन हो चुका था। जैसे ही ढोल नगाड़े गीत के कान में पड़े, वह बालकनी से जाकर बारात देखने को हुई तो मीत उसके आगे आकर खड़ी हो गई। जी नहीं, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। अभी आपके जीजा जी को देखने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, मीत ने रोकते हुए कहा। तुम भी ना? गीत शर्मा गई। अरे शर्माओ नहीं, मैं दिखाती हूँ तुमको, कहते हुए मीत गीत को एक छोटी सी खिड़की के पास ले गई जहाँ से वह बारात को आराम से देख सकती थी। गीत की निगाह जैसे ही ऊपर पड़ी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घोड़ी पर दूल्हे के लिबास में घोड़ी पे बैठा हुआ युवक आज एक अलग ही रंगत बिखेर रहा था। बस बस, अब ज्यादा मत देख, नजर लगा दोगी क्या? कहते हुए मीत ने खिड़की बंद कर दी। इतने में वहां नंदिता आ गई और गीत को अपने साथ अंदर ले गई। मीत ने दोबारा वह खिड़की खोलकर देखा तो उसकी निगाह समर्थ पर अटक गई। बारात में समर्थ भी आया था। सफेद कुर्ते में समर्थ किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मीत ने एकटक उसे देखा और देखती रह गई। मीत की आंखों के सामने उसके सपने की दुनिया तैर गई, जहां उसने सोचा था कि एक दिन ऐसे ही उसकी भी बारात आएगी और समर्थ घोड़ी पर बैठकर आएगा। लेकिन ये सपना महज सपना ही रह गया। ढोल नगाड़े की आवाज मीत को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई। बारात द्वार पर आई। उसका स्वागत हुआ। राघवेंद्र ने जैसे ही समर्थ को देखा, उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। समर्थ ने भी नजरें चुरा ली, लेकिन मौका गीत और यू की शादी का था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर फूल माला से समर्थ का स्वागत किया। अपने दोस्त की शादी में समर्थ ने भी खूब डांस किया। आज वह अपना गम भूलना चाहता था, लेकिन किस्मत को कहाँ मंजूर था। थोड़ी देर में गीत दुल्हन के लिबास में उसके सामने आई। समर्थ ने उसके चेहरे की ओर देखा, लेकिन आज पहली बार उसे वह दर्द महसूस नहीं हुआ जो हमेशा होता था। वह मुस्कुराने लगा। उसने युग की ओर देखा और बढ़िया जोड़ी का इशारा किया और फिर बारातियों के साथ नाचने लगा। शायद वह युग और गीत को स्वीकार कर चुका था। मीत ने जैसे ही समर्थ को देखा, वह थोड़ी असहज हो गई। उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और बाकी सब काम में लग गई। कुछ देर बाद बारात चढ़ने लगी। द्वाराचार का प्रोग्राम शुरू हुआ। समर्थ एक और बैठ गया। उसने देखा कि राघवेंद्र अंकल उसी को देख रहे हैं। वहां से सीधा उनके पास पहुंचा। अंकल, मैं कोई बाधा तोड़ने नहीं आया हूँ। युग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने जिद की इसलिए आया हूँ। शादी होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। समर्थ ने अपनी सफाई दी। खाना खाकर जाना बेटा, राघवेंद्र ने बस इतना ही कहा और वहां से चले गए। समर्थ को अपने सारे रिश्ते वहां खत्म होते से महसूस हो रहे थे। जिस मीत के साथ वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, आज वह दोनों एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। समर्थ अब जल्द से जल्द वहां से जाना चाहता था। वहां उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में जयमाल का प्रोग्राम शुरू हुआ। गीत और युग विवाह की पहली रस्म को पूरा कर चुके थे। समर्थ ने खुश होकर दोनों को बधाई दी। इतनी देर में उसकी निगाह अर्चित पर पड़ी, जो बिल्कुल मीत के पास खड़ा था। वह किसी न किसी बहाने से मीत की मदद करने की कोशिश कर रहा था। राघवेंद्र अंकल भी उसे बार बार बुला रहे थे। इसी बीच अर्चित समर्थ के पास आकर खड़ा हो गया। खाना खा लिया आपने सर? अर्चित ने सवाल किया। नहीं, बस खाने जा रहा हूँ, समर्थ ने जवाब दिया। जी, आप बिना खाना खाए नहीं जाएंगे? राघवेंद्र अंकल ने मुझे खास जिम्मेदारी दी है कि कोई भी मेहमान बिना खाना खाए नहीं जाए, और आप तो वैसे भी हमारे खास मेहमान हो। मेहमान शब्द कहकर अर्चित ने उसे ताना मारा। तुम चिंता मत करो अर्चित, मैं खाना जरूर खा कर जाऊंगा, समर्थ ने झूठी हंसी दिखाते हुए कहा।
इतने में पीछे से आवाज आई, अंकल जी, आपको राघवेंद्र अंकल बुला रहे हैं। आता हूँ, समर से। अब क्या करूं, अंकल का काम मेरे बिना चलता ही नहीं है। आप खाना खाइए, मैं जरा उनसे बात करके आता हूँ। अर्चित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वहां से चला गया। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। समर्थ को वहां एक परायपन का आभास हुआ। वहां कुछ देर रुकना भी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह थोड़ा बाहर की ओर निकल कर आया। अचानक उसकी निगाह ऊपर की ओर गई तो तीसरी मंजिल पर खड़ी मीत उसे ही देख रही थी। दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई, लेकिन एक मायूसी, एक खामोशी दोनों के बीच थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस निगाहें फेर ली। समर्थ वहां से बाहर निकल आया, सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। आज उसे यह शहर, यहाँ सब कुछ बहुत पराया लग रहा था। जयमाला का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। अब दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे थे। कुछ लोग फेरे और भमरों की तैयारी में जुटे थे। रात के 12 बज चुके थे और फेरों का मुहूर्त सुबह 6 बजे का था। सभी लोग काम में जुट गए कि गीत की माँ को याद आया। गीत जो साड़ी सुबह फेरों में पहनेगी, वह साड़ी तो थी ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद भी वह साड़ी नहीं मिल रही थी। गीत की मामा जी का कहना था कि वह साड़ी लेकर आए थे, लेकिन वह सामान के साथ कहीं रख गई। साड़ी न मिलने के कारण सभी लोग परेशान हो उठे। मामी जी और मम्मी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, वह साड़ी मैं ढूंढ कर लाऊंगी। मामा जी जो लड्डू की टोकरी लाए थे, उसके साथ कुछ सामान हम लोगों ने अपने घर की छत पर स्टोर में रखवा दिया है। हो सकता है वह साड़ी घर पर ही रह गई हो। आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। मीत ने सबको आश्वासन दिया और अपने घर की ओर चल पड़ी। शादी का फंक्शन गीत के घर पर हो रहा था, लेकिन बहुत सारा सामान मीत के घर पर रखा हुआ था ताकि सामान ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मीत ने घर का लॉक खोला। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे साड़ी मिल गई। साड़ी ढूंढने में मीत ने अपना मोबाइल वहीं रख दिया और जल्दीबाजी में वह साड़ी लेकर तो चली आई, लेकिन मोबाइल वहीं छूट गया। मीत जैसे ही साड़ी लेकर फंक्शन हॉल की तरफ बढ़ी, उसे याद आया कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है। इतनी देर में उसे कनिका दिखाई दी। मीत ने वह साड़ी कनिका को पकड़ा दी। कनिका, ये साड़ी तुम मम्मी को या मामी को दे देना, बता देना ये फेरों वाली साड़ी है। मीत ने साड़ी देते हुए कहा। तुम चलो, तुम्हें सब बुला रहे हैं। कनिका ने कहा, मैं आती हूँ, बस 2 मिनट, घर पर मेरा मोबाइल छूट गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। कनिका को साड़ी देते हुए मीत वापस अपने घर की ओर आई। उसने फिर से दरवाजा खोला तो उसे कुछ खटपट सुनाई दी। उसे ऐसा लगा कि जैसे कुछ लोग छत पर चल रहे हैं। मेहमान तो सारे वहां थे और इस समय घर की छत पर किसी के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस घर को लॉक कर दिया गया था। स्टोर में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। चाबी मीत के पास और उसके पापा के पास थी। आवाज कैसी है? घर का गेट तो मैंने खोला था, चाबी भी मेरे पास है, फिर ये आवाज कैसी आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि छत पर कोई बंद रह गया हो? मैं देख कर आती हूँ। ये सोचते हुए मीत ने घर की लाइट जलाई और छत की ओर बढ़ चली। इतनी देर में खटपट तेज हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग भाग रहे हैं। मीत को कुछ आशंका हुई। वह बिना सोचे समझे छत की ओर बढ़ चली और वही हुआ जिसका उसे डर था। 3 नकाबपोश उसके घर में घुस आए थे। उन तीनों ने अपने चेहरे को ढक रखा था और उनके हाथ में एक नुकीला चाकू था। निश्चित ही घर को बंद देखकर वह लोग चोरी करने के इरादे से घुस आए थे। मीत को देखकर वह तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मीत उन तीनों को देखते ही बोली। वह तीनों अचानक मीत को देखकर हड़बड़ा गए। मीत को इस बीच कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसी सिचुएशन में वह क्या करे, और वह तीनों भागने को हुए तो मीत ने पास में रखा फूलदान उसे एक चोर के सर पर दे मारा। चोर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। मीत ने उसको पकड़ लिया और उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। अपना नकाब हटा देख वह चोर हड़बड़ा गया और उसने मीत को धक्का दे दिया। मीत शोर मचाने को हुई तो बाकी बचे 2 चोरों ने उसके मुंह को बंद कर दिया। बाहर बारात का शोर शराबा हो रहा था, म्यूजिक बज रहा था, इसलिए घर में चल रही हाथापाई किसी को सुनाई नहीं दी। मीत तीनों से बचने की कोशिश करने लगी। इस लड़की ने मुझे देख लिया है, इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, नकाब हट चुके चोर ने कहा। अगर इसे मार दिया तो और बड़ा केस बन जाएगा, मीत का मुंह दबाए हुए चोर ने कहा। तो इसे ऐसे मारो कि ना ये चोरी लगे, बस एक हादसा लगे, तीसरे चोर ने कहा। मीत बेहद डर गई। जिस चोर
ने मीत का मुंह बंद कर रखा था। मीत ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। मीत तुरंत उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर भागी। उसे भागता देखकर एक चोर ने डंडा उसके सर पर दे मारा, जिससे मीत लड़खड़ाकर वहीं गिर गई और अचेत हो गई। अबे, मार डाला क्या? चोर ने मीत को देखते हुए कहा। मरी नहीं है, घबराकर और सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई है। एक काम कर, इसे स्टोर वाले कमरे में फेंक दे और आग लगा दे। लोगों को लगेगा शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वैसे भी बहुत सजावट है इस घर में। चोर ने चारों ओर सजावट को देखते हुए कहा। हाँ, तो किस बात का इंतजार कर रहा है? पुलिस के आने का या इस लड़की के होश में आने का? दूसरे चोर ने डांटते हुए कहा। चल चल जल्दी कर। पिछली बार सेठ को तूने ही मौत के घाट उतारा था। इस बार इस लड़की का क्रियाक्रम भी तू ही कर दे। दूसरे चोर ने माचिस फेंकते हुए पहले चोर से कहा। मीत को एक किनारे कर चोर ने लाइटिंग की लड़ी में आग लगा दी और उस लड़ी को पर्दे के पास हटा दिया, जिससे धीरे धीरे पर्दे में आग लग गई और तीनों ये कर मौका देखते हुए मुख्य दरवाजे से ही बाहर भाग गए। पर्दे ने आग पकड़ ली। आग धीरे धीरे कमरे में बढ़ने लगी। बाहर सब शादी में व्यस्त थे। किसी को खबर ही नहीं हुई कि यहाँ क्या हादसा हो गया। छोटी सी आग ने पूरे कमरे को अपनी जब्त में कर लिया और मीत आग की उन लपटों में गिर गई। आग जब बढ़ने लगी तो किसी की निगाह घर से उठते धुएं की ओर गई। सब लोग चिल्ला उठे, आग लग गई, आग लग गई। और धीरे धीरे यह बात पूरे पंडाल में फैल गई। सब लोग घर की ओर दौड़े। समर्थ उस समय गाड़ी में ही सो रहा था। बाहर के शोर शराबे से उसकी आंख खुली तो गाड़ी से बाहर निकल आया। सभी लोग घर के बाहर आकर इकट्ठा हो चुके थे। तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। अभी तक सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उस घर में मीत भी थी। मुकुल, अर्चित, राघवेंद्र, नीरज, नीरजा, कविता और बाकी सभी रिश्तेदार वहीं आकर इकट्ठे हो गए। सभी लोग कमरे से उठते आग की लपटों की ओर देखकर घर के अंदर जाने को हुए। सभी लोगों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। तभी वहां कनिका का आना हुआ और आग देखकर उसके मुंह से निकला, मीत घर के अंदर है। वह चीखी। उसके यह शब्द सुनकर सभी के कानों में बिजली कौंध गई। मीत घर के अंदर है? कनिका ने जैसे ही यह बात कही सभी चौंक गए। मीत घर के अंदर कैसे हो सकती है? नीरजा घबराते हुए सवाल किया। वह अपना मोबाइल अंदर भूल गई थी। वह दोबारा घर पर गई थी। तब से मैंने उसे पंडाल में नहीं देखा है। अभी 15 मिनट पहले की बात है। कनिका अनजानी आशंका से घबरा गई। समर्थ ने जैसे ही ये शब्द सुने उस पर मानो बिजली गिर पड़ी हो। हर कोई कमरे से उठती भयानक आग की लपटों को देखने लगा। आर यू श्योर मीत अंदर है? अर्चित ने घबराते हुए पूछा। हाँ, मैंने उसे जाते देखा था। तब से वापस नहीं आई है। कनिका रोने लगी। मेन डोर भी खुला हुआ है, इसका मतलब है अंदर है। कहते हुए मुकुल घबरा गया। सबने मेन डोर की ओर देखा तो वह खुला हुआ था। मीत के अंदर होने की खबर सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग घर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही कमरे के सामने पहुंचे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे के एंट्रेंस को पूरी तरह से आग ने अपने कब्जे में ले लिया था और वह आग भयानक रूप धारण कर चुकी थी। मिट्टू बेटा, कहाँ हो तुम? राघवेंद्र आवाज देने लगे। सभी लोग मीत को आवाज लगाने लगे, मगर मीत किसी को नहीं दिख रही थी। आग भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। पापा, आप सब लोग नीचे चलिए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मुकुल जलते हुए कमरे में जाने लगा तो सब लोगों ने उसे पकड़ लिया। पागल मत बनो मुकुल, आग बहुत तेज है। तुम उसे तो बचा नहीं पाओगे, खुद भी जल जाओगे। और कोई जरूरी नहीं कि मीत अंदर ही हो। एक रिश्तेदार ने मुकुल को पीछे खींच लिया। अगर मेरी बेटी अंदर हुई तो वह मर जाएगी। राघवेंद्र वहां से उठे और अपनी बेटी को खो देने के डर से उनके हाथ पैर कांपने लगे। राघवेंद्र, मुकुल और बाकी सब लोग अंदर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां मौजूद रिश्तेदारों ने सभी को रोक लिया। वह लोग किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि आग बहुत ही भयानक थी। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचती होगी। हम लोगों को कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आग और बढ़ जाए। आप लोग घबराए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अर्चित बार बार पुलिस को फोन करने लगा। इतनी देर में गीत और युग भी वहां आ पहुंचे। ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया? आग कैसे लग गई? गीत ने घबराते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ क्यों आए? तुम दोनों बाहर जाओ, नीरज ने उन्हें डांटा। पापा, आप गीत, युग और फूफा जी को नीचे ले जाएं। किसी को भी ऊपर मत आने देना। बढ़ती हुई आग को देखकर मुकुल ने बाकी सब लोगों से कहा। युग, मेरी बात मानो, तुम इन सब लोगों को बाहर ले जाओ। अर्चित ने उन सबसे रिक्वेस्ट की तो युग
गीत और राघवेंद्र अंकल की बिगड़ती हालत को देखकर उन्हें वहां से ले जाने लगा। वह लोग समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि दरवाजे का एक हिस्सा जलकर टूटकर गिरा। अर्चित ने सही समय पर सबको पीछे कर दिया, वरना वह हिस्सा टूटकर उन सबके ऊपर ही गिरता। लेकिन इस हिस्से के टूटते ही उन्हें फर्श पर पड़ी हुई मीत दिखी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। मेरी मिठू! राघवेंद्र चीखे। मीत! गीत चिल्लाई। मीत! अर्चित अवाक रह गया। राघवेंद्र अंदर की ओर चल पड़े तो युग और बाकी सब लोगों ने उन्हें पीछे ले लिया और उन्हें रोकने लगे। मीत आग की लपटों से घिरी हुई थी। उसके चारों ओर आग फैल रही थी और उस तक पहुंचने का रास्ता पूरा आग से भरा हुआ था। अंदर पहुंचने की किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुकुल ने एक दो बार कोशिश की, मगर उसके हाथ जलने लगे तो अर्चित ने उसे पीछे खींच लिया। हमें सबसे पहले इस आग को बुझाना होगा, अर्चित ने आग को देखते हुए कहा। सब लोग बालू मिट्टी भरकर लाने लगे। आग धीरे धीरे मीत की ओर बढ़ती जा रही थी। राघवेंद्र की हालत खराब हो रही थी। सभी लोग उन्हें पकड़े हुए थे। मुकुल और अर्चित आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक मीत के दुपट्टे ने आग पकड़ ली। अचानक खिड़की का शीशा टूटा। एक तेज आवाज हुई। सभी ने चौंक कर देखा तो कंबल ओढ़े कोई शख्स बाहर से कमरे की खिड़की से अंदर कूदा था, और कूदने वाला यह शख्स कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। समर्थ बाहर बालकनी से चढ़ते हुए खिड़की से जलते हुए कमरे में कूद गया। वह सीधा मीत के पास पहुंचा और अपना कंबल उसने मीत को उड़ा दिया। मीत जो कि बेहोश थी, समर्थ ने उसके जलते हुए दुपट्टे को उठाकर फेंक दिया। सभी बाहर से हैरान समर्थ को देखते रह गए। मीत, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए कोई आग मेरे मित्र को छू भी नहीं सकती। समर्थ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मीत को अपनी गोद में उठा लिया और आग की लपटों से मीत को बचाने लगा। जिस खिड़की से समर्थ अंदर आया था वह भी पूरी तरह से जल चुकी थी। समर्थ, आग तेज है, अर्चित बाहर से चीखा। समर्थ, जल्दी कर बाहर आ, मुकुल चिल्लाया। कमरे में पूरी तरह आग फैल चुकी थी। समर्थ के पैर भी लगभग जलने लगे थे। समर्थ ने मीत को पूरी तरह कंबल से ढक दिया और तेजी से इस आग पर दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल आया। वहां मौजूद हर शख्स हैरानी से दृश्य को देखता रह गया। कोई भी उस आग को देखकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और समर्थ उस जलती आग में मीत को बचाकर बाहर ले आया था। समर्थ के बाहर आते ही सभी ने उसे कंबल से ढक दिया। उसकी शर्ट को आग ने पकड़ लिया था। मीत को बाहर लाते ही समर्थ भी बेहोश होकर गिर पड़ा। मीत, बचाओ मीत को! समर्थ चिल्लाया और उसकी आंखें खुली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके शरीर में थोड़े बहुत जलने के निशान थे। उसे मीत के आग में गिरे होने का दृश्य याद आया तो वह बेड से उठकर बाहर की ओर भागा, तो एक वार्ड बॉय ने उसे रोक लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है, वार्ड बॉय ने उसे रोकते हुए कहा। भाड़ में गया मेरा आराम, पहले ये बताओ मीत कहाँ है? उसे कितनी चोट लगी? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? मुझे पहले उससे मिलना है। मुझे बताओ वह किस कमरे में है, कहाँ शिफ्ट किया है उसे? समर्थ ने बेचैनी से पूछा। देखिए, आपको भी सब बता देंगे, पहले आप आराम कीजिए। डॉक्टर को आपका चेकअप कर लेने दीजिए। वार्ड बॉय ने उसे फिर रोका तो समर्थ उसे धक्का देकर बाहर की ओर भागा। बाहर आते ही वह अर्चित से टकरा गया। अर्चित, मीत कहाँ है? मुझे बताओ वह कहाँ है? वह ठीक तो है ना? मुझे एक बार उसे देख लेने दो। वह कहाँ पर है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? समर्थ ने घबराते हुए पूछा। रिलैक्स समर्थ, रिलैक्स। मीत ठीक है, इसी अस्पताल में है, अर्चित ने समर्थ को संभालते हुए कहा। कहाँ पर है? मुझे देखना है उसे। समर्थ बेचैन हो उठा। डॉक्टर ने अभी उसे इमरजेंसी वार्ड में रखा है। उसके सर में भी चोट लगी थी। धुएं की वजह से उसे थोड़ी दिक्कत हो गई है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है, उसे होश आ जाएगा। अर्चित ने समर्थ को बताया तो समर्थ की आंखें बह निकली। मैंने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं उसे छोड़कर गाड़ी में बैठा रहा और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर मैं उसके साथ रहता तो उसे कुछ भी नहीं होता। तुम तो जानते हो ना मुझे, मैं उसे कभी कुछ नहीं होने देता। समर्थ बच्चे की तरह रोने लगा। उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से उसकी जान बची है। तुम पहले अपना ट्रीटमेंट कराओ। अर्चित ने उसे बेंच पर बिठाया। इतनी देर में मुकुल और राघवेंद्र वहां आ गए। समर, तुम ठीक तो हो ना? मुकुल ने देखते ही सवाल किया। मैं ठीक हूँ, मीत कैसी है? समर्थ ने फिर सवाल किया। अब खतरे से बाहर है,
मैंने घर पर भी सबको फोन कर दिया है। वह लोग आने की जिद कर रहे थे। मैंने सबको मना कर दिया है। डॉक्टर यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं देंगे। मुकुल ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने रिपोर्ट देखी है और अपने मुंबई वाले फ्रेंड को भेजी है। अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी तरह की तो हम मीत को दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे। अर्चित ने आश्वासन दिया। क्या होना था क्या हो गया। राघवेंद्र ने सर पकड़ लिया। फूफा जी, आप परेशान मत होइए। सब कुछ ठीक है। घर पर भी सबको समझाएं। वो लोग पैनिक ना करें। मैंने मम्मी को वादा किया है सुबह फेरे होने तक मैं मीत को लेकर आ जाऊंगा। मुकुल ने ढाढ़स बंधाया। अंकल, मुकुल ठीक कह रहा है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। कुछ ही देर में मीत को होश आ जाएगा। हमारी मीत फाइटर है। जैसे ही उसे होश आ जाएगा हम उसे लेकर घर आ जाएंगे। अगर आप इस तरह से परेशान रहेंगे तो वहाँ शादी का प्रोग्राम कैसे होगा। सुबह के 3 बज रहे हैं। 3 घंटे बाद फेरों का मुहूर्त है। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं मीत को लेकर आ जाऊंगा। अर्चित ने समझाया। फूफा जी, वहाँ गीत रोए जा रही है। मम्मी मामी का बुरा हाल है। आप उन लोगों को नहीं समझाएंगे तो वह लोग नहीं समझेंगे। मुकुल भी राघवेंद्र को समझाने लगा। सबके समझाने पर राघवेंद्र मीत को देखकर वहां से घर की ओर चल दिए। जाने से पहले उन्होंने समर्थ के कंधे पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर निकली और उसने कुछ दवाइयां लाने को कहा। मैं लेकर आता हूँ, अर्चित ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम रहने दो अर्चित, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारी डॉक्टर से अच्छी पहचान भी है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। दवाइयाँ यहाँ की मेडिकल स्टोर में नहीं मिलेंगी, सामने से लानी पड़ेंगी। तुम रुको। मीत और समर दोनों का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। मुकुल ने पर्चा लेते हुए कहा और वहां से चला गया। अर्चित और समर्थ आमने सामने की बेंच पर बैठ गए। समर्थ को बार बार मीत की हंसी सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू की धार बहती जा रही थी। थोड़ी देर में नर्स बाहर आई और उन्होंने मीत के होश में आने की खबर दी। पेशेंट को होश आ गया है। आप दोनों में से कोई एक उनसे मिल सकता है। नर्स ने जैसे ही ये कहा अर्चित और समर्थ एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों नहीं मिल सकते? अर्चित ने सवाल किया। नहीं, अभी कोई एक ही मिल सकता है। उनसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है वह सदमे में हो, इसलिए प्लीज केयरफुल। नर्स ने कहा। इतने में डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर अर्चित, आप उनसे मिल सकते हैं। मेरी बात आपके मुंबई वाले डॉक्टर से हो गई है। उन्होंने भी रिपोर्ट स्टडी कर ली है। सब कुछ नॉर्मल है। बस थोड़ा सदमा लगा है और हो सकता है आग की वजह से वह बेहद डर गई हूँ, इसलिए उन्हें ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर अर्चित से आकर बात करने लगा। समर चुपचाप वहीं खड़ा था। सर, आपको रेस्ट की जरूरत है। आप यहाँ मत खड़े रहिए। नर्स ने समर की ओर इशारा किया। वार्ड बॉय, सर को ले जाइए। इनके हाथ पर भी काफी बड़ा घाव है। अर्चित से, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। डॉक्टर ने वार्ड बॉय को हिदायत दी और अर्चित को मीत से मिलने की इजाजत दे दी। वार्ड बॉय समर्थ को उसके कमरे की ओर ले जाने लगा और अर्चित मीत के कमरे की ओर बढ़ने लगा। शायद मैं यह खो चुका हूँ। समर्थ राघवेंद्र के कई शब्द याद करने लगा जिसमें उन्होंने मीत से दूर रहने के लिए कहा था। समर्थ मुझे मन से बाट बॉय के साथ जाने लगा तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वहां कहाँ जा रहे हो? समर्थ ने मुड़कर देखा तो वहां अर्चित खड़ा था। अपने मित्र से नहीं मिलोगे? अर्चित ने हंसते हुए कहा। मित्र से? समर्थ कुछ समझ नहीं पाया। मी से मिलने का पहला हक तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। और तुमसे यह हक कोई नहीं छीन सकता। अर्चित ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखा। लेकिन समर्थ इतना ही कह पाया कि अर्चित बोल उठा। उससे मिलने का हक मैं तभी खो चुका था जब आग देखकर मेरे पैर ठिठक गए। मुझे अपनी जान की परवाह होने लगी। मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस जलती आग में जाने की हिम्मत ना कर सका। मुझे वो आग दिख रही थी, फिर मीत, लेकिन तुम्हें सिर्फ मीत दिख रही थी, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग में कूद गए। मैं मीत से प्यार तो करता हूँ, मगर उससे ज्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ। लेकिन तुम अपने आप से ज्यादा उसे चाहते हो, इसलिए उससे मिलने का पहला हक तुम्हारा है। और यह हक मैं क्या, कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता। जाओ, तुम्हारी मीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्चित ने जैसे ही ये कहा समर्थ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बिना देर किए दौड़ता हुआ मीत के कमरे की ओर पहुंचा और अर्चित उसे जाता देखता रहा। प्यार अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है। बहुत लकी हो तुम दोनों। अर्चित ने समर्थ को जाते हुए देखते हुए कहा।
समर जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने मीत को देखा तो वह दोनों अपने आंसुओं पर काबू ना पा सके। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस आंखों ही आंखों में एक दूसरे से शिकायत की, एक दूसरे से माफी मांगी और एक दूसरे को माफ भी कर दिया। समर मीत के पास जाकर बैठ गया, उसके हाथ को थाम लिया। मीत कुछ कहने को हुई तो समर्थ ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और बोलने से मना कर दिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मीत को खो देने के डर ने समर्थ को अंदर तक झकझोर दिया था। वह अब उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहता था। समर्थ ने मीत के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसका माथा चूम लिया। मीत ने अपनी आंखें बंद की और इस पल में खुद को समेट लिया। 1 महीने बाद, इस घटना को 1 महीना बीत चुका था। मीत पर हमला करने वाले अटैकर पकड़े जा चुके थे। गीत और युग की शादी हो चुकी थी। आज घर में एक छोटी सी पूजा थी, मीत के ठीक होने पर, इसलिए गीत और युग घर आए हुए थे। पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी, पंडित जी भी आ चुके थे। अब देर कैसी, शुरू करें पूजा, युग ने कहा। अरे 1 मिनट, वो भी आता ही होगा, राघवेंद्र ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। आपने याद किया और मैं हाजिर, दरवाजे से ये आवाज सुनाई दी। सबने दरवाजे की ओर देखा तो वहां अर्चित खड़ा था। अर्चित को देखते ही राघवेंद्र खुश हो उठे। आओ डॉक्टर साहब, तुम्हारा ही वेट हो रहा था, राघवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा पूजा शुरू नहीं करेंगे, इसलिए मैं बहुत जल्दी नहा धोकर आ गया। अर्चित अंदर आते हुए बोला। आओ अपनी जगह पर बैठो, मीत कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राघवेंद्र के कहते ही अर्चित मीत के पास आकर बैठ गया। पूजा किसके लिए होनी है, पंडित जी ने हैरानी से पूछा। मेरी बेटी नीतिका के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे होने वाले दामाद भी इस पूजा में साथ ही बैठें। आज इस जोड़ी को भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। आप लोग हाथ आगे कीजिए, ये मोली आपके हाथ में बांध देता हूँ। पंडित जी ने जैसे ही कहा, मीत और अर्चित ने एक साथ हाथ आगे कर दिए। पंडित जी जैसे ही धागा बांधने को हुए, एक तीसरा हाथ उन दोनों के बीच आ गया। यह लीजिए, आवाज समर्थ की थी, जो उन दोनों के बीच आकर बैठ गया था। आज फिर लेट आए हो तुम, अर्चित ने कहा। लेट नहीं, हमेशा की तरह सही समय पर आया हूँ, कहते हुए समर्थ उन दोनों के बीच बैठ गया। मीत हंसने लगी और अर्चित दूसरी ओर खिसक गया। ये देख बाकी सब भी मुस्कुराने लगे। दरअसल उस घटना के बाद राघवेंद्र ने समर्थ को अपना लिया था और अर्चित ने भी अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए थे। वह समझ गया था कि मीत और समर्थ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन इस परिवार से उसका एक लगाव हो गया था, इसलिए वह इस परिवार का एक हिस्सा बन गया। आज मीत और समर्थ की शादी की तारीख तय होनी थी, इसलिए पूरा सिंह परिवार भी यहाँ इकट्ठा हुआ था। पूजा होते ही मीत और समर्थ ने एक दूसरे की ओर देखा। पहली मुलाकात से यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया, यह सब कुछ उनकी आंखों के आगे तैर गया। पंडित जी ने दोनों की कुंडलियां देखी। दोनों के 24 गुण मिल रहे थे, जो कि अच्छा सहयोग था, लेकिन शादी का शुभ योग 6 महीने बाद का था। चलो अच्छा, इसी बहाने मैं भी मीत पर ट्राई करता रहूंगा। 6 महीने काफी लंबा समय होता है, समर्थ कुछ भी हो सकता है, अर्चित ने धीरे से समर्थ के कान में कहा। एक काम करता हूँ, मीत को तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, आराम से ट्राई करते रहना, समर्थ ने हंसते हुए कहा। इतने में वहां पर नंदिता आ गई। सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में, नंदिता ने आते ही कहा तो अर्चित को शैतानी सूझी। बस सीधा मुकुल के पास गया। तुम्हारी होने वाली बीवी कुछ ज्यादा ही लेट करती है, अभी से सबको सिखा दो, शादी के बाद क्या करेगी, अर्चित ने कहा तो मुकुल ने बमुश्किल हंसी रोकी। मुकुल को हंसता देख नंदिता समझ गई कि जरूर अर्चित ने कुछ न कुछ शरारत की है और वह हमेशा की तरह चिढ़ गई। मुकुल और नंदिता के अफेयर की बात घर के बड़ों को छोड़कर बाकी सबको पता चल गई थी और ये बात बताने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्चित था। थोड़ा समझाने के बाद सभी ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। बड़े एक ओर बैठे थे और बच्चे एक ओर। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। शादी को अभी 6 महीने हैं, तुम दोनों प्लीज लड़ाई मत करना, गीत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं कहाँ लड़ाई करता हूँ, अपनी बहन को समझाओ, मोर्चा लेने की इसे ही आदत है, कभी चोरों से भिड़ जाती है कभी मुझसे, समर्थ हंसने लगा। तो मीत ने मुंह फुला लिया और अंदर चली गई। गीत उसके पीछे पीछे चली गई। गीत के जाते ही युग ने समर्थ को रोका। तू खुश तो है ना, युग ने सवाल किया। हाँ बहुत खुश, समर्थ ने जवाब दिया।
एक बात बता, वह लड़की तुझे दोबारा तो नहीं दिखी? युग ने धीरे से कहा। कौन लड़की? समर्थ ने पूछा। वही तेरे सपनों की शहजादी जिसके पीछे तू पगलाया घूम रहा था। युग ने पूछा तो समर्थ खांसने लगा। नहीं, दोबारा नहीं दिखी, समर्थ ने जवाब दिया। अच्छा हुआ चुड़ैल दोबारा नहीं दिखी। चुड़ैल ने तो मेरे दोस्त पर 4 साल कब्जा किए रखा। अगर मुझे मिल जाती ना तो मैं उसका गला दबा देता। युग ने दांत पीसते हुए कहा। तो समर्थ तेज से हंसने लगा। ऐसे मत बोल किसी के बारे में। मन में, अब इस बेचारे को कौन बताए कि चुड़ैल तुझे ही मिली है। समर्थ मन ही मन मुस्कुराने लगा। तुझे अपने पहले प्यार के न मिल पाने का अफसोस तो नहीं? युग ने फिर सवाल किया। प्यार पहला या दूसरा नहीं होता। प्यार वो होता है जिसके बाद फिर कभी प्यार ही ना हो। मीत मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी है। अब तो मेरा हाल वरुण आनंद साहब ठीक से बता सकते हैं। समर्थ आज पुराने मिजाज में था। इरशाद जनाब, युग चहका। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ, सारी दुनिया उसका चरवा, उसका चेहरा एक तरफ। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। जिस सर पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल, सस्ता महंगा एक तरफ। समर्थ ये पंक्तियां सुन रहा था और मीत खिड़की से मुस्कुराते उसे ही देख रही थी। द एंड।